हेलो दोस्तों, अब हम शुरू करेंगे सार्क के बारे में पढ़ेंगे, क्योंकि अभी इसकी 19th समिट हमारी शेड्यूल्ड थी इस्लामाबाद में होने के लिए, लेकिन हमारा उरी में अटैक हुआ। उरी में अटैक होने के बाद पीएम मोदी ने ये बोला कि हम पाकिस्तान को वर्ल्ड कम्युनिटी में आइसोलेट कर देंगे। आइसोलेट करने का मतलब सबसे हम अलग कर देंगे। तो सार्क में एक हमारा काला बादल छा गया है सार्क पे, तो इसके बारे में जानेंगे कि क्या है सार्क, क्या कब पैदा हुआ, क्या काम है इसका। तो दोस्तों हम शुरू करते हैं सार्क का आप देख सकते हैं यहाँ पे इंट्रोडक्शन। तो यहाँ पे इंट्रोडक्शन में दोस्त ये है कि सार्क जो है हमारा, इसका फुल फॉर्म है साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन। मतलब ये रीजनल कोऑपरेशन करेंगे। तो सर कितनी कंट्रीज है इसमें? 8 कंट्रीज हैं। ओके, 8 कंट्रीज आप याद करिए। वहाँ अफगानिस्तान से चलिए, अफगानिस्तान, पाकिस्तान, फिर इंडिया, उसके ऊपर नेपाल, सिक्किम से हटकर भूटान, फिर बांग्लादेश, ओके, फिर श्रीलंका, फिर मालदीव। ओके, 4 8, ये 8 कंट्रीज है। सर बना कब? ये बना हमारा दिसंबर 1985 में। ठीक है, आप स्लाइड में देख सकते हैं, दिसंबर 1985 में ये फॉर्म हुआ। काम क्या है सर इसका? काम ये है कि इकोनॉमिक, सोशियो इकोनॉमिक प्लस कल्चरल डेवलपमेंट करना है। तो इकोनॉमिक डेवलपमेंट आप कैसे करेंगे? इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट करेंगे, ट्रेड करेंगे। तो ट्रेड करने के लिए यहाँ पे 2 चीज़ें इन्होंने साइन की, साफ्टा और साफ्टा। ओके, ये आगे हम पढ़ेंगे अगली स्लाइड में। ठीक है, तो यहाँ पे 11 स्टेटेड हमारे एरिया जहाँ पे हमें काम करना है, एजुकेशन पे, कल्चर पे, स्पोर्ट्स पे, हेल्थ पे, पॉपुलेशन पे, चाइल्ड वेलफेयर पे। आप यहाँ पे देख लीजिएगा। तो सर बात अगली ये आती है कि सार्क का हेडक्वार्टर कहाँ है सर? तो सार्क का हेडक्वार्टर हमारा काठमांडू नेपाल में है। ठीक है, अब देखिए सार्क की सर पहली समिट कहाँ पे हुई थी? पहली समिट हमारी बांग्लादेश में हुई थी, ढाका में। उसकी कैपिटल है। कब हुई थी सर? 7 to 8 दिसंबर 1985 में। ओके, इस समय हमारी पहली समिट हुई थी। बहुत सारी समिट्स आप देख लीजिए। अभी 19 समिट हमारी कहाँ पे हेल्ड होने के लिए? शेड्यूल थी हमारा इस्लामाबाद में होने के लिए, लेकिन क्या हुआ, हमारा 19 समिट वहाँ पे नहीं हो पाई, क्योंकि उन्होंने उरी अटैक कर दिया। पीएम मोदी ने बोला कि हमें पाकिस्तान को वर्ल्ड कम्युनिटी में आइसोलेट करना है। अब देखिए ऑब्जेक्टिव क्या है? ऑब्जेक्टिव वही जो पहली स्लाइड में थी, वही ऑब्जेक्टिव है। यहाँ पे आप देख सकते हैं, इकोनॉमिक ग्रोथ करना है, सोशल प्रोग्रेस करना है, कल्चरल डेवलपमेंट करना है, कलेक्टिव सेल्फ रिलायंस करना है, म्यूचुअल ट्रस्ट होना चाहिए, अंडरस्टैंडिंग एंड अप्रिसिएशन होना चाहिए। तो सारी चीज़ें 4-6 चीज़ें हैं जो घुमा फिरा के आएंगी। इकोनॉमिक, सोशल, कल्चर, टेक्निकल, एजुकेशन, पॉवर्टी, ये सब हटानी होगी हमको। ठीक है, कॉमन इंटरेस्ट के लिए सारी कंट्रीज मिलकर काम करेंगे। आगे देखते हैं सर प्रिंसिपल क्या है। ये हमारे लिए थोड़ा इंपॉर्टेंट हो जाता है बात करने के लिए कि हमारा प्रिंसिपल क्या है। तो सर 8 कंट्रीज यहाँ पे हैं। तो 8 कंट्रीज में क्या है कि सारी कंट्रीज, 8 कंट्री की क्या करेंगी? सोवरेनिटी, यूनिटी, टेरिटोरियल इंटीग्रिटी की बात करेंगी और उनका रिस्पेक्ट करेंगी। और इंटरनल जो अफेयर्स होता है किसी भी कंट्री का, ना पाकिस्तान इंडिया के इंटरनल अफेयर्स में कोई हस्तक्षेप करेगा, ना ही इंडिया पाकिस्तान में। वैसे ही अदर स्टेट पे भी ये बातें लागू होती है। उसके बाद हमारा कोऑपरेशन करना पड़ेगा म्यूचुअल बेनिफिट के लिए। और देखिए जो भी हमारा डिसीजन होगा, जो हमारे 8 मेंबर हैं हमारे सार्क में, जो भी डिसीजन होगा, तो कोरम जो है, कोरम पूरा करने के लिए 8 मेंबर होना जरूरी है। अदरवाइज एक भी मेंबर नहीं होगा उसमें, तो वहाँ पे कोरम पूरा नहीं होगा, कोई भी डिसीजन नहीं लिया जा सकता है। तो सर 8 मेंबर हैं, तो ये भी तो हो सकता है कि इंडिया और श्रीलंका का अलग ट्रेड हो, श्रीलंका और नेपाल का अलग ट्रेड हो, बांग्लादेश नेपाल का अलग ट्रेड हो। ठीक है, या इंडिया और नेपाल का अलग ट्रेड हो। तो सर इसमें ये बात होगी कि आपने यहाँ पे इंडिया श्रीलंका का है, श्रीलंका नेपाल का है, इंडिया नेपाल का है, तो इनके ट्रेड में हो सकता है कि कोई प्रॉब्लम हुई हो। जैसे कि आप एक कॉलोनी में रहते हैं, तो आपके पड़ोसी से, जस्ट बगल वाले पड़ोसी से दिक्कत तो होगी। ठीक है, लेकिन जब कम्युनिटी की लोग मिलेंगे, पूरी कॉलोनी के लोग एक जगह इकट्ठा होंगे, तो वहाँ पे अपने जो आप प्रॉब्लम है आप दोनों के बीच को,
उसको घर पे छोड़ के आइए और उसके बाद आप आकर कलेक्टिव डिसीजन मेकिंग कीजिए। मतलब कोई प्रीजुडाइज नहीं होना चाहिए जब 8 लोग आप लोग मिलकर बातें कर रहे हैं। उसके बाद सर देखिए, हमारा एक साफ्टा साइन हुआ, एक है साफ्टा CAPTA, साउथ एशियन जो प्रिफरेंशियल ट्रेड एग्रीमेंट। मतलब कि हम जो हमारा कोऑपरेशन है, जो हमारा रीजनल कोऑपरेशन है, तो हम ट्रेड को प्रिफर करेंगे एज कम्पेयर टू कि इंडिया ट्रेड करे यूएसए से। उससे अच्छा है कि आप पाकिस्तान, नेपाल और अफगानिस्तान से ट्रेड करें। तो इसको क्या बोलेंगे आप? प्रिफरेंशियल ट्रेड एग्रीमेंट। तो सर ये बेसिकली साइन हुआ 11 अप्रैल 1993 में, लेकिन फोर्स में आया 7 दिसंबर 1995 में। ठीक है, उसके बाद देखिए सर अब क्या हुआ कि जो साउथ एशियन फ्री ट्रेड एग्रीमेंट है, देखिए फ्री ट्रेड का मतलब ये नहीं है कि फ्री में ट्रेड होगा ना सर। फ्री ट्रेड का एक ही मतलब होता है कि आप ड्यूटी को क्या करेंगे? कम करेंगे। जो आप ड्यूटी लगा रहे हैं, इस ड्यूटी को आप कम करेंगे। कौन सी ड्यूटी सर? आपको पिछले लेक्चर में बता चुका हूँ कि हर कंट्री क्या करती है, उनके यहाँ इंडस्ट्रियलाइजेशन होता है, कुछ ना कुछ होता है। मान लीजिए कि जूट की कीमत बांग्लादेश में 500 रुपये पर क्विंटल है, ठीक है, लेकिन इंडिया में उसका प्रोडक्शन 400 में ही हो जा रहा है। अब इंडिया चाहता है कि जूट में बेचूं बांग्लादेश को, तो इंडिया का माल जब बांग्लादेश में जाएगा तो वो तो 400 में बिकना शुरू हो जाएगा। तो जो बांग्लादेश की कंपनी से जो 500 रुपये में बेच रही है, ये तो घाटा हो जाएगा उनको। और जो जूट की कंपनी से इन्होंने लोन भी तो लिया होगा कंपनी को खड़ा करने के लिए, तो लोन बांग्लादेश के बैंक से लिया होगा, और बैंक क्या हो जाएगा? हमारा बैंकरप्ट हो जाएगा। जब ये माल बिकेगा नहीं, कोई प्रॉफिट होगी नहीं, तो लोन कैसे चुकाएंगे बांग्लादेश के जो प्राइवेट प्लेयर्स हैं? तो बैंक हमारा बैंकरप्सी हो जाएगा। सिमिलर वे इंडिया में भी यही केस है। स्टील का जो एग्जांपल पीछे मैंने समझाया चाइना के साथ, तो वहाँ पे भी हमने टैरिफ ड्यूटी को इंक्रीज कर दिया है। तो सर क्या होता है कि जो आप टैरिफ ड्यूटी मान लीजिए लगा दी है आपको, अब बांग्लादेश क्या करेगा कि इस पे 50% टैरिफ ड्यूटी लगा देगा, ठीक है। तो हमारा जो माल इंडिया का है 400 का कितने में जाएगा? 600 में चला जाएगा। तो अब माल इंडिया का महंगा हो गया एज कम्पेयर टू जो बांग्लादेश में बिक रहा है। तो यही जो टैरिफ ड्यूटी 50% है, इसी को रिड्यूस करना होता है, ठीक है सर। फ्री ट्रेड का कॉन्सेप्ट यही होता है, जो टैरिफ ड्यूटी आपने लगा रखा है, माल जो आपकी कंट्री में एक्सपोर्ट हो रहा है, ठीक है, तो वहाँ पे क्या होता है, टैरिफ ड्यूटी को हम मिनिमाइज कर देते हैं या जीरो करने की कोशिश करते हैं, ताकि हमारा माल कंपिटिटिव हो मार्केट में और बिक सके। ये है हमारा टैरिफ ड्यूटी का कॉन्सेप्ट। तो देखिए सर, जो हमारी 8 कंट्रीज हैं, कैसे हम टैरिफ ड्यूटी को कम करेंगी। तो जो हमारे यहाँ सार्क में कंट्रीज है ना, ये कुछ डेवलपिंग है और कुछ लीस्ट डेवलप कंट्रीज हैं। जैसे डेवलपिंग कंट्री में आप देखेंगे तो इंडिया, पाकिस्तान और श्रीलंका डेवलपिंग है। तो इनको बोला गया है कि आपकी जो टैरिफ ड्यूटी है 20% 2007 तक कम करेंगे और जीरो करेंगे 2012 तक, ठीक है, पहली चीज़। और जो लीस्ट डेवलप कंट्री है, जहाँ पे इंडस्ट्रियलाइजेशन ज़्यादा नहीं हो पाया है, सोशल इकोनॉमिक डेवलपमेंट नहीं हो पाया है, एम्प्लॉयमेंट ज़्यादा जनरेट नहीं हो पाई है, लोगों के पास परचेजिंग पावर नहीं है, ये कंट्रीज़ नेपाल, बांग्लादेश, अफगानिस्तान और मालदीव्स हैं। तो इनको बोला गया कि आपको एडिशनल 3 साल दिए जाएंगे, ताकि आपने अब टैरिफ ड्यूटी को रिड्यूस कर जीरो करें। मतलब आपके पास टाइम लिमिट होगा 2015 तक, ठीक है सर। अब जरा देखते हैं कि पोटेंशियल फ्यूचर क्या है। चाइना भी कह रहा है कि हमको भी सार्क में शामिल होना है। अभी तक चाइना का जो स्टेटस है वो ऑब्जर्वर है, ठीक है। तो चाइना को पाकिस्तान ने, बांग्लादेश ने, नेपाल ने, मालदीव ने और श्रीलंका ने सपोर्ट किया है। म्यांमार भी चाह रहा है कि वो भी ऑब्जर्वर है, म्यांमार वो भी फुल मेंबरशिप चाहता है हमारा सार्क का। रसिया भी ऑब्जर्वर है, उसको भी फुल मेंबरशिप चाहिए, उसको सपोर्ट कर रही है इंडिया। और साउथ अफ्रीका भी पार्टिसिपेट करती है सार्क की मीटिंग में, ठीक है सर। ये तो रहा अभी तक की हिस्ट्री की बात कि अभी तक क्या हुआ, साफ्टा कब साइन हुआ। अब देखते हैं जरा अभी की न्यूज़ कंटेम्परेरी में क्या चल रहा है। तो सर आपको बता चुका हूं कि पाकिस्तान में 15 से 16 नवंबर में हमारी ये समिट हेल्ड होनी थी इस्लामाबाद में, ठीक है। तो बात ये हुई कि जैसे उरी अटैक हुआ तो पीएम मोदी साहब ने बोला कि पाकिस्तान को आइसोलेट कर दिया जाएगा,
ठीक है। तो इंडिया ने सार्क में जो इस्लामाबाद में होना था 19th वाला, इंडिया ने जाने से मना कर दिया। जब इंडिया ने जाने से मना कर दिया तो साथ में बांग्लादेश ने भी मना कर दिया, भूटान ने भी मना कर दिया, अफगानिस्तान ने मना कर दिया। तो सर रेस्ट ऑफ जो 3 कंट्री हमारी बच रही हैं, कौन कौन? नेपाल, जस्ट अपोजिट इंडिया के श्रीलंका, और प्लस यहाँ पे आप देखेंगे तो मालदीव। ये 3 कंट्री ने हमारी मना नहीं किया। क्यों मना नहीं किया? क्योंकि नेपाल में अभी कम्युनिस्ट गवर्नमेंट है, तो वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा इन्फ्लुएंस है चाइनीज़ का। श्रीलंका में उन्होंने काफ़ी हैवी इन्वेस्टमेंट कर रखा है और उनका एक पोर्ट ऑलरेडी वो ले चुके हैं श्रीलंका में, तो उनका भी काफ़ी इन्फ्लुएंस है चाइना का। तो यहाँ पे चाइना का इन्फ्लुएंस है, यहाँ पे चाइना का, मालदीव में भी क्या है हमारा, चाइना का इन्फ्लुएंस है, जिसकी वजह से इन लोगों ने मना नहीं किया है प्रोबेबली। ओके, ये हो गया। अब देखिए बात क्या होगी कि अब सार्क कंट्री बनी है तो भाई डेवलपमेंट भी होना चाहिए। तो जब नेपाल में सबमिट हुई थी हमारी सार्क की, तब जितने भी डेवलपमेंट के काम थे, बेसिकली इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप करना था हमें साउथ एशिया में, ठीक है, जो 8 स्टेट था, तो उसमें सारे जो डेवलपमेंट के काम थे वो पाकिस्तान ब्लॉक कर दे रहा था। अब जैसे कि मोटर व्हीकल मूवमेंट था, उसके बाद रेलवे को लिंकेज करना था, सार्क की सैटेलाइट प्रोग्राम था, ये सब पे उन्होंने ब्लॉक कर दिया। पाकिस्तान ने कहा कि ये सब नहीं हो सकता, मतलब कि अब डेवलपमेंट के अगेंस्ट जा रहा था पाकिस्तान। तो अभी क्या कॉन्सेप्ट चल रहा है प्रेजेंट में, सार्क माइनस पाकिस्तान। ओके, तो सार्क कंट्रीज तो रहेंगी, लेकिन उसमें से क्या चलेगा हमारा, माइनस पाकिस्तान। तो देखिए सार्क माइनस पाकिस्तान ने मोटर व्हीकल मूवमेंट, रेलवे लिंकेज, सैटेलाइट प्रोग्राम, ये सब इन्होंने साइन कर लिया है, ठीक है। लेकिन आप मोटर व्हीकल मूवमेंट कर रहे हैं, कार्गो को आप शिफ्ट करेंगे, तो आप, पाकिस्तान ने तो साइन नहीं किया, लेकिन अफगानिस्तान में आप कैसे एक्सपोर्ट करेंगे माल को, ठीक है, ये प्रॉब्लम आएगी। यदि पाकिस्तान ने साइन किया होता तो इंडिया से आता और इंडिया से पाकिस्तान होते हुए अफगानिस्तान चला जाता। तो हमने क्या किया है, उनसे एयर कार्गो, मतलब कि हवाई जहाज के द्वारा उन पे कार्गो भेजा जाता है अफगानिस्तान से, ये साइन हुआ है, जो रेस्ट ऑफ कंट्रीज हैं सार्क की, ठीक है। और यही नहीं, सार्क को सपोर्ट करने के लिए एक चीज़ और हुई है, जैसे बिम्स्टेक प्लस ब्रिक्स, इनकी जॉइंट मीटिंग हुई थी हमारी गोवा में अभी, है ना, 2016 में। तो बिम्स्टेक प्लस ब्रिक्स की सबमिट हुई है गोवा में। उसके बाद देखिए अनदर ग्रुपिंग भी बनी है सार्क में ही, एक सब रीजनल इकोनॉमिक कोऑपरेशन बना हुआ है, जिसका नाम है साउथ एशियन सब रीजनल इकोनॉमिक कोऑपरेशन। तो देखिए इसमें किसको किसको हटा दिया गया है। जो सब रीजनल इकोनॉमिक कोऑपरेशन बना है, इसमें अफगानिस्तान नहीं है, क्योंकि इकोनॉमिक कोऑपरेशन करने के लिए हमें ट्रेड करना पड़ेगा, और ट्रेड करने के लिए हमें रूट चाहिए, और रूट सबसे ज़्यादा आसान कौन सा होता है, जो हमारा सी रूट होता है। लेकिन हमारा अफगानिस्तान जो है ये लैंडलॉक कंट्री है ना, लैंडलॉक कंट्री है, कोई भी इसका किनारा दरिया से नहीं लगता है। तो लैंडलॉक कंट्री होने के कारण, और पाकिस्तान ने मूवमेंट करने के लिए मना कर दिया है, इनकी टेरिटरी हम यूज़ नहीं कर सकते मूवमेंट करने के लिए, इसलिए अफगानिस्तान को भी अलग रखा गया है। और जो सब रीजनल हमारी ग्रुपिंग हुई है, इसमें इंडिया, बांग्लादेश, भूटान, मालदीव, नेपाल और श्रीलंका है। ओके सर, किस लिए है, इकोनॉमिक कोऑपरेशन के लिए। तो सर इकोनॉमिक कोऑपरेशन आप करना चाहते हैं तो पहला काम आपको क्या करना पड़ेगा, इकोनॉमिक कोऑपरेशन करने के लिए पहला काम आपको इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करना पड़ेगा, है ना, इंफ्रास्ट्रक्चर आपको डेवलप करना पड़ेगा। और इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करने के लिए पैसा चाहिए, तो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट करने के लिए पैसा चाहिए, तो 40 इंफ्रास्ट्रक्चर के जो प्रोजेक्ट हैं, अबाउट जो उसमें मनी स्पेंड होगी 7.7 बिलियन, ये एशियन डेवलपमेंट बैंक से लोन ले लिया जाएगा। तो एशियन डेवलपमेंट बैंक ने इस लोन को अप्रूव भी कर दिया है सर, ठीक है। तो सब रीजनल जो ग्रुपिंग है ये काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाएगी हमारे सार्क के अंदर। अब देखिए पाकिस्तान का क्या लाइन ऑफ एक्शन है, क्योंकि पाकिस्तान को इंडिया जब आइसोलेट करना चाह रही है, सार्क में भी उनको नहीं लिया जा रहा है, तो पाकिस्तान क्या करेगी, इसको भी तो दोस्त चाहिए ना सर, अकेले तो कोई नहीं रह सकता, कंट्री हो या इंसान, वो भी तो सोशल एनिमल ही है, उनको भी तो दोस्त चाहिए ना, कंट्री भी तो एक एंटिटी है, एक इंसान की तरह ही है। तो सर पाकिस्तान को देखिए सर, जैसे ये सार्क से ये निकलेंगे ना, ओके,
जैसे ये सार्क से निकलेंगे, पाकिस्तान सार्क से निकलेगा तो सपोर्ट करने के लिए बहुत बैठे हुए हैं। जैसे आपका हो गया चाइना तो चाहता ही है कि इंडिया के खिलाफ जितने लोग आ जाएं। उसके बाद रसिया। अब सर आप कहोगे कि रसिया तो दोस्त है इंडिया का, लेकिन नहीं। उरी अटैक के बाद क्या हुआ कि एक पासेक्स हमारी एक्सरसाइज हुई, नवल एक्सरसाइज थी। इसमें रसिया ने पार्टिसिपेट किया प्लस पाकिस्तान ने पार्टिसिपेट किया और 2 वारशिप हमारे ईरान ने भी भेजे थे। तो देखिए यहाँ पे कोई किसी का दोस्त नहीं है दोस्त। पता है इस दुनिया में कोई परमानेंट एनिमी और परमानेंट फ्रेंड नहीं होते हैं। जिसका पल्ला जहाँ भारी होता है उधर झुक जाता है। तो यही कहानी आप देख सकते हैं कि रसिया अभी तक बहुत अच्छा दोस्त माना जाता था इंडिया का, लेकिन अभी क्या देख रहे हैं कि इंडिया पाकिस्तान के साथ इनकी मिलिट्री एक्सरसाइज चल रही है। ठीक है, तो आप देख सकते हैं कि उन्होंने भेज दिया। तो बात ये है सर कि अभी आगे पढ़ेंगे कि क्या मिलिट्री एक्सरसाइज के बारे में, पासेक्स के बारे में पूरा पढ़ेंगे कि पाकिस्तान और रसिया का क्या रिलेशन है। अगले लेक्चर में पढ़ेंगे इसको। तो जरा इसका वे फॉरवर्ड देख लेते हैं कि अब देखिए कहाँ झुक गया, पाकिस्तान किधर चला गया, चाइना की तरफ, और रसिया की तरफ इनका झुकाव बढ़ रहा है। रसिया की तरफ क्यों बढ़ रहा है? क्योंकि रसिया का मार्केट है, रसिया का काम ही हथियार बेचना है। तो कोई खरीदार इनको मिल नहीं रहा है, क्योंकि इंडिया तो इजराइल, फ्रांस और यूएसए से हथियार खरीद रहा है। तो पाकिस्तान से दोस्ती रसिया इसलिए बढ़ा रहा है कि रसिया को एक नया मार्केट मिल जाएगा पाकिस्तान में हथियार बेचने के लिए, इसलिए दोस्ती बढ़ा रहा है। आगे इसको पूरा देखेंगे। तो सर वे फॉरवर्ड क्या होना चाहिए? वे फॉरवर्ड ये होना चाहिए कि सबसे दमदार जो सार्क में है वो इंडिया है, उसको ड्राइवर सीट पे आना चाहिए इकोनॉमिक डेवलपमेंट को, और इन्वायरमेंट क्रिएट करना चाहिए डेवलपमेंट का, और केवल सिक्योरिटी रीजन को लेकर कोई समिट रद्द नहीं करनी चाहिए। ये रिकमेंडेशन है, ये वे फॉरवर्ड है। तो दोस्तों ये सार्क का पूरा पॉइंट रहा, और अगले लेक्चर में हम देखेंगे कि हमारा आपटा साइन हुआ है अफगानिस्तान पाकिस्तान ट्रेड जो हमारा रूट है कि सब कुछ वो लोग यूज़ कर सकते हैं। ये हम बातें करेंगे इसके अगले लेक्चर में। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग दोस्तों, हैव ए नाइस डे।